Hello students, subscribe the Fundamental Pharmacy and press the bell icon for more videos. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फंडामेंटल फार्मेसी। बहुत टाइम के बाद में ये थर्ड पार्ट जो है एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड भोपाल मध्य प्रदेश, जो रिसेंटली एग्जाम हुआ था 25 ऑफ जुलाई 2023 को जो एग्जाम हुआ था, उसके दो पार्ट्स अपने ऑलरेडी देखे हैं। सो यहाँ पे याद रखना कि कोई भी फार्मासिस्ट एग्जाम का अगर आपको एग्जाम देना है तो उसमें दो पार्ट होता है। एक टेक्निकल पार्ट होता है, ठीक है। टेक्निकल पार्ट मतलब क्या होता है कि इसको बोलते हैं अपन फार्मेसी डोमेन। इसमें सब आपका फार्मेसी का क्वेश्चन आएगा। एंड दूसरा होता है नॉन टेक्निकल पार्ट। नॉन टेक्निकल पार्ट मतलब यहाँ पे आपका रीजनिंग, एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स, इंग्लिश ग्रामर। अगर आप महाराष्ट्र के बाहर के हो तो हिंदी ग्रामर, अगर आप महाराष्ट्र में हो तो आपका मराठी ग्रामर आएगा। जैसे अभी जिला परिषद वैकेंसी आ चुका है, जिला पर जेडपी फार्मासिस्ट का वैकेंसी आ चुका है। ऑल ओवर द महाराष्ट्र अभी वैकेंसी होने वाले हैं, ऑलरेडी आया है। यू कैन अप्लाई फॉर दैट। आप एप्लीकेशन कर सकते हो, एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो चुका है। अगर आप जेडपी के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें भी आपको टेक्निकल पार्ट आएगा। टेक्निकल पार्ट उसमें 40 क्वेश्चन है, नॉन टेक्निकल पार्ट उसमें 60 क्वेश्चन है। तो 60 क्वेश्चन में भी 15 क्वेश्चन मराठी ग्रामर का है, 15 क्वेश्चन आपका हिंदी, ओके, 15 क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर का है, 15 क्वेश्चंस रीजनिंग का है, 15 क्वेश्चन एप्टीट्यूड का है। ऐसे टोटल 60 क्वेश्चन फ्रॉम नॉन टेक्निकल पार्ट है और टेक्निकल पार्ट में से 40 क्वेश्चन है। टेक्निकल पार्ट के क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उस पे से आपको भी बहुत सारा आइडिया हो जाएगा, तो इसलिए अपन ये ले रहे हैं। तो ये एग्जाम रिसेंटली हुआ है 25 ऑफ जुलाई 2023 भोपाल मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड। वी हैव ऑलरेडी सीन टू पार्ट, इसके दो पार्ट्स अपने ऑलरेडी देखे। तो थर्ड पार्ट जो है ना वो अपन देखने वाले हैं आज। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अराउंड 70 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस। Suppose 70 questions we have already covered. So you can see question number 70 is over here. Question number 70 is there. I will start from 70 number questions. So as you can see, question number 70 is there. Question number 70. Which of the following gives meaning of active immunization? तो नीचे जो ऑप्शन दिए है उसमें का किसका मीनिंग है कि एक्टिव इम्यूनाइजेशन किसका मीनिंग है। तो पहला ऑप्शन देखो, रेट ऑफ हार्ट बीट इंक्रीजेस। तो हार्ट बीट अगर इंक्रीज हो गए तो उसको बोलते हैं अपन टैकीकार्डिया। इफ देयर इज इंक्रीज इन हार्ट बीट मोर देन नॉर्मल नोन एज टैकीकार्डिया। इफ देयर इज ओके, ऑप्शन बी में दिया है इंक्रीज इन द ब्लड वॉल्यूम। अगर आपके ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो उसको बोलेंगे हाइपर, ओके, हाइपर वॉल्यूमिक शॉक, ओके, हाइपर वॉल्यूम हो जाएगा। तो डजन ए भी इम्यूनिटी के रिलेटेड नहीं है। थर्ड ऑप्शन में दिया है आपको रेट इंक्रीज इन द रेट ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन, ब्लड वॉल्यूम और हार्ट रेट, इनका कोई भी रिलेशन नहीं है एक्टिव इम्यूनाइजेशन के बने। इम्यूनाइजेशन मतलब क्या, आपको इम्यूनिटी ग्रांट करना, उसको इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। तो हार्ट रेट का कोई संबंध नहीं है, ब्लड ब्लड वॉल्यूम का कोई संबंध नहीं है, डाइजेशन का भी कोई संबंध इसमें नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी में दिया है डेवलपमेंट ऑफ मोर रेजिस्टेंस आफ्टर द डिसीज। डेवलपमेंट ऑफ मोर रेजिस्टेंस आफ्टर डिसीज। तो यहाँ पे देखो एक्टिव इम्यूनाइजेशन का मतलब ही वही होता है, डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टू द डिसीज। सो इम्यूनिटी भी, व्हाट इज इम्यूनिटी? इम्यूनिटी दो टाइप का होता है, नेचुरल इम्यूनिटी होता है एक, एक्वायर्ड, ओके। नेचुरल इम्यूनिटी होता है एक, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी में। नेचुरल इम्यूनिटी कब होता है? जब आपको जो एंटीजन का एक्सपोजर है वो नेचुरल तरीके से हो गया, या फिर मम्मी के मतलब पेरेंट से आ गया, या फिर आपके नेचुरल तरीके से इन्फेक्शन हो गया। फॉर एग्जांपल अभी जो कोरोना का पैंडेमिक आया था उसमें अगर किसी को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, तो आपने कहाँ पे, आपको एनवायरमेंट से कोरोना का इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। कोरोना का इन्फेक्शन मतलब वो कोरोना का एंटीजन आपके बॉडी में आया है, आपकी बॉडी ने उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाई है, तो उसको बोलेंगे नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। आपको नेचुरल तरीके से एंटीजन आया है तो नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव, एंटीजन फॉर एक्टिव, ठीक है। तो नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। अगर वही एंटीजन मैंने क्या किया कि कोरोना वायरस का सॉल्यूशन है इंजेक्शन में, वो आपको इंजेक्ट किया, तो मैंने खुद इंजेक्ट किया है, तो आपके बॉडी में आर्टिफिशियली इंजेक्ट किया है, तो उस टाइम पे जो इम्यूनिटी मिलेगी आपको उसको बोलेंगे आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव क्यों कि दोनों इसमें क्या है, एंटीजन इंजेक्ट किया है। सपोज आप मम्मी के पेट में हो और आपका मम्मी को इन्फेक्शन हुआ है किसका, कोरोना वायरस का, तो कोरोना वायरस का एंटीजन आपके मम्मी के बॉडी में है, मम्मी के बॉडी ने एंटीबॉडीज बना लिए है, और वो एंटीबॉडीज वाया प्लासेंटा के थ्रू या फिर मिल्क के थ्रू आप में आए हैं, ठीक है।
तो जब एंटीजन आपको आएगा बॉडी में, एंटीजन आपको नेचुरली भी आ सकता है, एंटीजन आपको आर्टिफिशियली भी आ सकता है। तो अगर नेचुरली एंटीजन आपकी बॉडी में आता है तो उसको बोलेंगे नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। अगर वही एंटीजन आपको फोर्सफुली कोई देता है पैसिव तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से, तो उसको बोलेंगे अपन आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इसलिए कि एंटीजन है। अभी वही फॉर एग्जांपल जब मम्मी के पेट में अगर मम्मी की एंटीबॉडीज बाय प्लासेंटा आपको मिल जाती है तो आपको एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। कौन सी? उसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, अभी वो किस तरीके से हुए? नेचुरल तरीके से हुई। नेचुरल तरीके से अगर आपको एंटीबॉडीज आ गए तो उसको बोलेंगे नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, अगर वही एंटीबॉडीज आपको एक्सटर्नली दे दी, एक्सटर्नली आपके हॉस्पिटल में, या फिर आपको डायरेक्टली एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबिन का इंजेक्शन दे दिया, या फिर आपको डायरेक्टली सीरम दे दिया, प्लाज्मा दे दिया, तो आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, एंटीजन अगर नेचुरल तरीके से आता है तो आर्टिफिशियली एक्वायर्ड ओके आर्टिफिशियली एंटीजन अगर नेचुरल तरीके से आता है आपके बॉडी में तो नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। एंटीजन अगर कोई आर्टिफिशियल वे से आपको देता है तो आर्टिफिशियली एक्वायर्ड आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। अगर आपको एंटीबॉडी नेचुरल तरीके से आता है आपके बॉडी में तो उसको बोलेंगे इसको बोलेंगे नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। अगर एंटीबॉडीज आपको दे रहे हैं बाय एक्सटर्नल मीन्स जैसे इंजेक्शन, इम्यूनोग्लोबिन्स, प्लाज्मा वगैरह, तो उसको बोलेंगे अपन आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। इज दैट क्लियर? नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है ब्लड इज अ विच काइंड ऑफ टिश्यू। ब्लड कौन से टाइप का टिश्यू है? तो आप जब ब्लड चैप्टर पढ़ते हो एनाटॉमी फिजियोलॉजी में से, तो पहली लाइन जो होती है ना, उसमें पहली लाइन वही होती है कि ब्लड इज अ विच टिश्यू। सो which tissue of blood is? Blood is nothing but the fluid connective tissue, you have to remember. So it is a connective tissue. ऑप्शन ए ही आपका आंसर है। बाकी इपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, एडिपोज टिश्यू ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है, सो connective tissue, right? It is a fluid connective tissue which circulates in your body constantly. क्वेश्चन नंबर 72 दिया है, देखो स्टेफिलोकोकस इज कॉज्ड बाय फॉलोइंग। स्टेफिलोकोकस इन्फेक्शन कॉज्ड बाय फॉलोइंग, जो आपको मोस्टली थ्रोट इन्फेक्शन या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द स्टेफिलोकोकस। ठीक है, तो ये होता है ड्रॉपलेट से। आप जब बात करते हो, आप जब छींकते हो, आप जब खांसते हो, तो उसमें एक फाइन ड्रॉपलेट रहा है, उसमें इन्फेक्शन उसकी वजह से हो सकता है। सो इट इज ड्यू टू द ड्रॉपलेट। ओके, ऑप्शन बाकी दिए है सेक्सुअल इंटरकोर्स, ओके, ओरल ट्रांसमिशन, टच। तो सबसे मेन रीजन है कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, इट इज अ ड्रॉपलेट। जैसे आपका टीबी का भी, ट्यूबरकुलोसिस का भी इन्फेक्शन जो होता है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका which of the following posology is related to? which of the following posology is related to? posology किसके रिलेटेड है? ऑप्शन ए में दिया है क्वालिटी ऑफ ड्रग्स, ऑप्शन बी में दिया है सोर्स ऑफ ड्रग, ऑप्शन सी में दिया है कंपोजिशन ऑफ ड्रग, ऑप्शन डी में दिया है क्वालिटी ऑफ ड्रग, क्वांटिटी ऑफ ड्रग। तो पोसोलॉजी मतलब क्या होता है? इट इज अ साइंस ऑफ डोज। आपको पढ़ाया होगा आपको डिस्पेंसिंग फार्मेसी में। पोसोलॉजी इज नथिंग बट द साइंस ऑफ डोज, इट इज नथिंग बट द रिलेटेड टू क्वांटिटी ऑफ ड्रग। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 देखो, which of the following gives जनरल फॉर्मूला फॉर सिंपल कार्बोहाइड्रेट। तो पूछा है सिंपल कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या है? ऑप्शन ए में दिया है CN+1 H2ON, ऑप्शन बी में दिया है CN H2ON+1, ऑप्शन सी में दिया है CN H2ON, ऑप्शन डी में दिया है CN2H2ON। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? देखो सी, ठीक है, CN तो आएगा सब में, ठीक है, H2N, ओके, H2N आएगा, तो CN H2N एंड ON। नंबर ऑफ कार्बन ट्वाइस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड नंबर ऑफ कार्बन एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन आर सेम, सो CN H2N ON। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 75, which of the following is not example of physical incompatibility? फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है किसमें? प्रिस्क्रिप्शन में। which of the following is not an example of physical incompatibility in the prescription? देखो ऑप्शन ए दिया है इमिसिबिलिटी, ठीक है, ऑप्शन ए दिया है इमिसिबिलिटी, ऑप्शन बी दिया है इफरवेसेंस, ठीक है, ऑप्शन सी दिया है लिक्विफिकेशन, ऑप्शन डी दिया है प्रेसिपिटेशन। तो पूछा क्या है, देखो
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी, नॉट के ऊपर फोकस करो आप, नहीं पूछा है तो कौन सा नहीं, देखो इमिसिबिलिटी इज अ फिजिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी, ठीक है। देन लिक्विफिकेशन, अगर आपने मेंथॉल क्रिसॉल फिनॉल का अगर ट्राइचुरेशन किया है तो उसका लिक्विफिकेशन होता है, तो ऑप्शन सी इज आल्सो फिजिकली इनकॉम्पेटिबिलिटी। प्रेसिपिटेशन भी आप उसको आप देख सकते हो, प्रेसिपिटेट होगा, हो चुका है। सो प्रेसिपिटेशन इज द फिजिकली इनकॉम्पेटिबिलिटी, liquefaction is the physical incompatibility, immiscibility like oil and water immiscible होता है, physically incompatibility, but effervescence is nothing but the effervescence is nothing but the chemical incompatibility। जब citric acid, tartaric acid and sodium bicarbonate, citric acid, tartaric acid and sodium bicarbonate जब रिएक्ट होंगे तभी जाके इफरवेसेंट ग्रैनुल्स में, टैबलेट में क्या होता है, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है एंड इफरवेसेंस बुलबुले आ जाता है। तो इफरवेसेंस इज अ केमिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए आपका, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी, इफरवेसेंस इज नॉट अ फिजिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी, इट इज अ केमिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग शुड नॉट बी गिवन अलॉन्ग विद द लीवोडोपा, तो लीवोडोपा के साथ में कौन सा ड्रग नहीं देना चाहिए। तो सबसे पहले लीवोडोपा क्या है, इट इज अ ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसोनिज्म, इसको पार्किंसोनिज्म में यूज करते हैं। लीवोडोपा क्या होता है, इट इज द प्रो ड्रग ऑफ डोपामाइन, ये प्रो ड्रग होता है डोपामाइन का, ठीक है। आफ्टर द मेटाबॉलिज्म ऑफ लीवोडोपा इन द बॉडी, सो देयर इज अ रिलीज ऑफ डोपामाइन, डोपामाइन क्यों देना है, पार्किंसोनिज्म में डोपामाइन का डेफिशिएंसी होता है, देयर इज अ डीजनरेशन ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन इन द सबस्टेंशिया निग्रा पार्ट ऑफ ब्रेन, और उसको बोलते हैं अपन पार्किंसोनिज्म। ड्यू टू दैट there is a excessive cholinergic activity, salivation, seborrhea, gait changes, etc etc, there are different symptoms of parkinsonism, parkinsonism के बहुत सारे symptoms हैं, ठीक है। आपने एक मूवी देखा होगा, एक बॉलीवुड का 90s में का एक मूवी आया था, उसका नाम था राजा। तो उसमें संजय कपूर है, माधुरी दीक्षित एज ए लीड एक्ट्रेस है, संजय कपूर एक्टर होता है, और संजय कपूर का एक बड़ा भाई होता है परेश रावल, सो परेश रावल जी उनका रोल कर रहे हैं। तो उस मूवी में परेश रावल जी को पार्किंसन होता है, ठीक है। तो तभी जाके वो उनका सब मूवमेंट देखो आप, शेक होता है, हाँ हाथ वगैरह पैर वगैरह शेक होते रहता है, ठीक है। सलाइवेशन होता है, मुंह में से झाग आ जाता है थोड़ा सा, ठीक है। बाद में गेट प्रॉपर्ली खड़े नहीं हो सकते, दैट इज अ पार्किंसनिज्म, डीजनरेशन ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन लीड्स टू पार्किंसनिज्म। अब पार्किंसनिज्म में लीवोडोपा ड्रग देते हैं। नाउ क्वेश्चन पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट गिवन अलोंग विद लीवोडोपा के साथ में कौन नहीं देना चाहिए, पहला ऑप्शन है एस्पिरिन। तो देखो एस्पिरिन का और लीवोडोपा का कुछ रिलेशन है क्या, नहीं है, क्योंकि एस्पिरिन क्या है, इट इज अ एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक ड्रग, ठीक है, एनएसआईडी, और लीवोडोपा का उसका कोई संबंध नहीं। माओ इनहिबिटर, माओ इनहिबिटर मतलब क्या, माओ मीन्स मोनो अमीनो ऑक्सीडेज, मोनो अमीनो ऑक्सीडेज एक एंजाइम होता है, ये क्या करता है, मोनो अमीनो ऑक्सीडेज एंजाइम का काम क्या होता है कि टू मेटाबोलाइज द कैटेकोलामाइंस, जो बायोजेनिक अमाइंस होते हैं जैसे नॉरएड्रेनालिन, आपका डोपामाइन, 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन, हिस्टामाइन, ये जो अमाइंस होते हैं मोनो अमाइंस, उसको मेटाबोलाइज करने का काम कौन करता है, माओ इनहिबिटर। अभी देखो डोपा का बाद में जाके डोपामाइन बनने वाला है, ठीक है। तो माओ, अगर माओ इनहिबिटर अगर देंगे उसके साथ में तो ज्यादा लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई, तो ये इसका इसका कुछ ना कुछ रिलेशन है, तो आपको ऐसे भी कर सकते हो, इसका इसका रिलेशन है। बेंसेराइड कार्बिडो कार्बिड क्या है, कार्बिडोरा, कार्बिडोरा मतलब ये गलत दिया है उन्होंने, इधर कार्बिडोपा होना चाहिए, ठीक है, गलत स्पेलिंग मिस्टेक है, तो क्वेश्चन पेपर में भी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, कार्बिडोपा लियोडोपा साथ में ही देते हैं, सो डजंट मैटर। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग शुड नॉट बी गिवन विद द given along with the levodopa. So MAO inhibitors, they are not given along with the levodopa. Remember, okay? That is the correct answer. Now we'll see the next one. Next question क्या है देखो. Next question आया देखो. The heat process used in the preparation of calcium oxide. The heat process used in the preparation of calcium oxide, magnesium oxide and zinc oxide. तो कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, इसमें कौन सा हीट प्रोसेस यूज किया जाता है। देखो हीट प्रोसेस बहुत सारे होते हैं फार्मास्यूटिकल्स में। सो जैसे आपको फॉर एग्जांपल ड्राइंग होता है, इवेपोरेशन होता है, डिस्टिलेशन होता है, क्रिस्टलाइजेशन होता है, ठीक है। ड्राइंग, इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, ह्यूमिडिफिकेशन भी हीट प्रोसेस है, ठीक है। आपका फ्यूजन होता है, ठीक है। उसके बाद में आपका इवेपोरेशन, सब्लिमेशन होता है। सो ऑल दिस आर द हीट प्रोसेसेस। सो एग्जीकेशन भी होता है, एग्जीकेशन एक हीट प्रोसेस होता है। सो यहाँ पे देखो कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, दे आर प्रिपेयर्ड बाय कैल्सिनेशन, दे आर प्रिपेयर्ड बाय कैल्सिनेशन प्रोसेस। यहाँ पे आंसर है कैल्सिनेशन, ठीक है।
देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इवेपोरेशन मतलब क्या? इवेपोरेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट। सब्लिमेशन का एग्जांपल क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ solid conversion of solid compound directly into the vapor state known as a sublimation. Now next question देख लेते हैं क्या है। आप क्वेश्चन देखो, which of the following is not a dimension of holistic health? होलिस्टिक हेल्थ का कौन सा डायमेंशन है? और ये क्वेश्चन आपको आया है हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी, जो फर्स्ट ईयर डिप्लोमा फार्मेसी का सब्जेक्ट होता है, हेल्थ एजुकेशन कम्युनिटी फार्मेसी। उसमें हेल्थ का डेफिनेशन दिया है, टाइप्स ऑफ हेल्थ दिया है। तो होलिस्टिक हेल्थ का, ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखो, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डायमेंशन ऑफ होलिस्टिक हेल्थ? देखो पहला ऑप्शन है फाइनेंस, दूसरा ऑप्शन है आपका फिजिकल, तीसरा ऑप्शन है मेंटल स्पिरिचुअल। तो आपको क्वेश्चन का आंसर मालूम भी नहीं होना, फिर भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखो ये तीनों क्या है, आपने पढ़ा होगा या फिर लेक्चर में सुना होगा, ये दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेल्थ। फिजिकल हेल्थ होता है, मेंटल हेल्थ होता है, स्पिरिचुअल हेल्थ होता है, लेकिन फाइनेंस का क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डायमेंशन ऑफ होलिस्टिक हेल्थ? सो फाइनेंस इज नॉट इंक्लूडेड इन द डायमेंशन ऑफ होलिस्टिक हेल्थ। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है देखो, चलो आप फटाफट। ओके, सो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 79, व्हाट इज द ए ऑन द प्रिस्क्रिप्शन? ए एस ऑन द प्रिस्क्रिप्शन, ए एपोस्ट्रोफी एस जो होता है प्रिस्क्रिप्शन में, तो डिस्पेंसिंग का एक क्वेश्चन है, उसका मतलब क्या है? व्हाट इज द ए एस ऑन द प्रिस्क्रिप्शन? ऑप्शन ए दिया है अंडर 16, ऑप्शन बी दिया है अंडर 6 ईयर ओल्ड, ऑप्शन सी दिया है स्क्रिप्ट फॉर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ऑप्शन डी है अडल्ट। इसका इसका मीनिंग होता है अडल्ट, इसका मीनिंग होता है अडल्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 80 है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डाइट सर्वे? डाइट सर्वे का पर्पस क्या होता है? तो न्यूट्रिशन जो चैप्टर आपका हेल्थ एजुकेशन कम्युनिटी फार्मेसी, उसमें ये पार्ट कवर होता है। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ डाइट इन द सर्वे? देखो पहला ऑप्शन क्या दिया है, इट इज डन टू प्रमोट द सर्टन फूड्स। ऑप्शन बी दिया है, it is done to assess the quantities of food items and nutritions consumed by the family। ठीक है, तीसरा ऑप्शन दिया है, it is done to understand the bio availability, it is done to understand the availability of type of food available in a particular region। ऑप्शन डी दिया है, it tries to understand the need of different foods in society। तो फूड सर्वे क्यों करते हो आप? it is done to assess the quantities of food item and nutrient consumed by ए फैमिली, कंज्यूम बाय फैमिली। सर्वे किसका होता है? पब्लिक का होता है, और हर घर घर आके पूछते हैं आप, है ना। इट इज डन टू असेस द क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स एंड न्यूट्रिशन कंज्यूम्ड बाय फैमिली। ठीक है, प्रमोशन का कोई सवाल नहीं आता है। ठीक है, चलो देखिए, प्रमोशन तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन देखो प्रमोशन, इट इज डन फॉर द प्रमोशन ऑफ फूड। प्रमोशन क्यों करेंगे सर्वे में? ठीक है, इट इज डन टू अंडरस्टैंड द अवेलेबिलिटी, ये भी, इसका भी कोई संबंध नहीं है, फूड अवेलेबल है नहीं है, इसका क्या रीजन है उसके बाद में कोई। इट ट्राई टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ डिफरेंट फूड्स इन सोसाइटी, ये भी नहीं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 81 देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द फार्माकोग्नोसी? देखो क्वेश्चन प्रॉपरली पढ़ना है आपको। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ओके, इज नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है? नॉट ट्रू, याद रखो ये। देखो पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द फार्माकोग्नोसी। चलो देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिया है। ठीक है, कुछ भी देते हैं वो, उनका काम है देना। ऑप्शन ए में दिया है द सिंथेटिक ड्रग कम्स अंडर द इट्स स्कोप। द सिंथेटिक ड्रग अंडर इट्स स्कोप मतलब फार्माकोग्नोसी का अंदर सिंथेटिक ड्रग आ रहा है, ऐसा उनका बोलना है। उनका क्या है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी में दिया है देखो, फार्माकोग्नोसी एक्सपर्ट शुड हैव नॉलेज ऑफ फार्माकोलॉजी एज वेल। ठीक है, फार्माकोलॉजी का भी नॉलेज होना चाहिए फार्माकोग्नोसी वाले को। ठीक है, चलो ये एक्सेप्ट कर लेंगे। इट इज अ स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ क्रूड ड्रग। ऑब्वियसली लास्ट में दिया है देखो, मोस्ट क्रूड ड्रग्स कम्स फ्रॉम प्लांट। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द फार्माकोग्नोसी। तो देखो क्रूड ड्रग कहाँ से आता है? प्लांट से आता है। ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। इट इज अ स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल, फिजिकल एंड केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ ड्रग। क्रूड ड्रग आया तो ये भी सही है। ऑप्शन बी में दिया है ए फार्माकोग्नोसी एक्सपर्ट शुड हैव नॉलेज ऑफ फार्माकोग्नोसी एज वेल, ये भी सही है। कौन सा गलत है? देखो, ए सिंथेटिक ड्रग कम्स अंडर द इट्स स्कोप। तो फार्माकोग्नोसी में सिंथेटिक ड्रग का क्या काम? सिंथेटिक ड्रग किस में आएगा? मेडिसिनल केमिस्ट्री में आएगा। सिंथेटिक ड्रग किस में आएगा? सिंथेटिक केमिस्ट्री में आएगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 82। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट डिस्क्रिप्शन फॉर द डोसेज फॉर्म गिवन इन द ईच ऑप्शन। देखो नीचे ऑप्शन में कुछ डोसेज फॉर्म दिए है, नीचे ऑप्शन में कुछ क्या दिए है, डोसेज फॉर्म दिए है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट डिस्क्रिप्शन फॉर द डोसेज फॉर्म इन द गिवन ऑप्शन। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है लिनिमेंट्स, ऑप्शन ए दिया है लिनिमेंट्स। तो आपको यहाँ पे डोसेज फॉर्म का डेफिनेशन मालूम होना चाहिए। लिनिमेंट्स क्या है, लिक्विड और सेमी सॉलिड प्रिपरेशन मीन फॉर इंटरनल एप्लीकेशन ओनली, ये डेफिनेशन दिया है। सेकंड ऑप्शन में दिया है आइस लोशन, उसका डेफिनेशन क्या दिया है, स्टेराइल एक्वियस सॉल्यूशन फॉर इरिगेटिंग आइस। ऑप्शन सी में दिया है लिंक्टस, लिंक्टस क्या है, स्वीट एंड विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन कंटेनिंग मेडिसिनल सब्सटेंसेस with the sedative property। ऑप्शन डी में दिया है ग्लिसरीन, विस्कस प्रिपरेशन इन विच ड्रग इज डिसॉल्व इन द ग्लिसरीन विद और विदाउट हीटिंग। देखो इसमें का पूछा क्या है, क्वेश्चन पूछा क्या है वो इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, देखो पूछा है नॉट करेक्ट डिस्क्रिप्शन। तो लिनिमिन का डिस्क्रिप्शन क्या होता है, लिक्विड और सेमी लिक्विड प्रिपरेशन मीन फॉर द एक्सटर्नल एप्लीकेशन। लिनिमिन किसके लिए होता है, एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए होता है। यहाँ पे क्या लिखा है, इंटरनल एप्लीकेशन, तो ये गलत है ना भाई, ये बॉस ये गलत है। सो इट इज नॉट अ इंटरनल एप्लीकेशन, ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। सो इट इज नॉट करेक्ट। बाकी आइस लोशन में क्या है, स्टेराइल एक्वियस सॉल्यूशन यूज्ड इन द इरिगेटिंग ऑफ आई, ये करेक्ट है। लिंक्टस क्या होता है, स्वीट एंड विस्कस प्रिपरेशन कंटेनिंग मेडिसिनल सब्सटेंस विद सेडेटिव प्रॉपर्टी। जब आपको खांसी आता है बहुत ज्यादा तो उसमें ये लिंक्टस यूज करते हैं। सो स्वीट एंड विस्कस प्रिपरेशन होता है कंटेनिंग ड्रग प्लस सेडेटिव प्रॉपर्टी। लास्ट में दिया है ग्लिसरीन, ग्लिसरीन क्या है, सॉल्वेंट यूज विस्कस प्रिपरेशन, ओके, विस्कस प्रिपरेशन इन विच ड्रग इज डिसॉल्व इन द ग्लिसरीन विद और विदाउट हीटिंग। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये रॉन्ग दिया है। रॉन्ग मतलब क्या, लिनिमेंट का डिस्क्रिप्शन गलत है। सो इट इज फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन नॉट फॉर इंटरनल। लिनिमेंट है, लिंक्टस होता तो इंटरनल एप्लीकेशन सही है, लिनिमेंट क्या होता है, इट इज मेंट फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन। ठीक है, the question number 83 देख लेते हैं। which of the following material is used for the manufacturing of soft capsule। which of the following material is used for the manufacturing of soft capsule। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है इथेनॉल, दूसरा ऑप्शन दिया है जिलेटिन, तीसरा ऑप्शन दिया है ग्रेफाइट, चौथा ऑप्शन दिया है प्लास्टिसाइजर। देखो यहाँ पे दो ऑप्शन आपको कंफ्यूज करेंगे, कौन से, ये वाला जिलेटिन वाला ऑप्शन एंड प्लास्टिसाइजर वाला ऑप्शन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पूछा गया है which of the following material is used for manufacturing of soft capsule। ठीक है, तो कैप्सूल के लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए जिलेटिन यूज करते हैं, सबको मालूम है। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल भी जिलेटिन से ही बनता है, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल भी जिलेटिन से ही बनता है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने प्रॉपर्ली सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल पूछा है, तो उसके लिए अपन प्लास्टिसाइजर यूज करते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, उसके लिए प्लास्टिसाइजर यूज करते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी मीनवाइल जो भी नए स्टूडेंट्स है आपके हमारे चैनल पे, उन्होंने आपको क्या करना है, उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करना है और ये वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेअर करना है ताकि उनका भी बेनिफिट हो जाए। मराठीमध्ये पण घेऊ शकतो मी हे सगळे लेक्चर्स, पण कसं आहे की सगळ्यांचाच फायदा झाला पाहिजे, त्याच्यामुळे आपण ते घेतो। क्वेश्चन नंबर 84 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर अनइंटेंशनल अडल्ट्रेशन। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार प्रीवियस क्वेश्चन में भी हो चुका है। इसी मतलब एक ही अडल्ट्रेशन के ऊपर ही दो क्वेश्चन पूछे एक ही पेपर में। ठीक है, तो अनइंटेंशनल अडल्ट्रेशन, देयर आर टू मेथड, यहाँ पे दो मेथड होता है अडल्ट्रेशन का, इंटेंशनल अडल्ट्रेशन मेथड एंड अनइंटेंशनल, मतलब जानबूझ के करने वाला अडल्ट्रेशन, और दूसरा होता है बिना जाने किया वाला अडल्ट्रेशन। तो जानबूझ के अडल्ट्रेशन किसका करेंगे, क्यों करेंगे जानबूझ के, अगर आपको मालूम है। ठीक है, जानबूझ के कौन सा अडल्ट्रेशन होता है कि इन सब्स्टिट्यूशन विद इंफीरियर क्वालिटी ऑफ प्लांट, सब्स्टिट्यूशन विद एग्जॉस्टेड प्लांट। ठीक है, तो ये इंटेंशन से किया है। अनइंटेंशनल मतलब बिना जाने और ओके बिना जाने, या फिर अनइंटेंशन से कौन सा होता है, अगर मॉर्फोलॉजी सेम है तो अनइंटेंशन से हो सकता है, या फिर आपको केयरलेस कलेक्शन से भी हो सकता, केयरलेस कलेक्शन से भी हो सकता है। ठीक है, सो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर अनइंटेंशनल अडल्ट्रेशन। तो अनइंटेंशनल अडल्ट्रेशन के लिए रीजन कौन सा नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन देखो, लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द ऑथेंटिक प्लांट, अगर नॉलेज ही नहीं आपको ऑथेंटिक प्लांट का, उसका जैसे दिखने वाला प्लांट ले लेंगे और वो क्या होगा, अनइंटेंशनल अडल्ट्रेशन। तो ये तो
रीजन है substitution using inferior commercial variety. Substitution using inferior commercial variety, so it is nothing but it is a type of intentional adulteration. इंटेंशनल होता है. सिमिलर इन द मॉर्फोलॉजी, अगर दोनों प्लांट साथ सिमिलर दिख रहे हैं तो आपसे मिस्टेक हो सकती है, अनइंटेंशनल अडल्ट्रेशन हो सकता है. केयरलेस कलेक्शन, इसमें भी क्या है, अनइंटेंशनल. केयरलेस थोड़ा सा कलेक्शन प्रॉपरली नहीं किया तो उसमें भी हो सकता है. सब्स्टिट्यूशन यूजिंग इन्फीरियर कमर्शियल वैरायटी, इट इज अ इंटेंशनल मेथड ऑफ अडल्ट्रेशन. तो पूछा क्या है, रीजन फॉर अनइंटेंशनल, विच इज अ नॉट रीजन फॉर अनइंटेंशनल. तो ये रीजन अनइंटेंशनल नहीं है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं मैं आपको. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 85. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ब्लड. ब्लड का क्या फंक्शन नहीं है. ठीक है, चलो ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन ए दिया है, देखो ऑप्शन ए क्या दिया है, it carries gastrointestinal tract to the body cells. It carries GIT tract to the body cells. Then option B दिया है, blood transport oxygen from lungs to the cells of body. Option C दिया है, it carries carbon dioxide from the blood cells to the lungs for exhalation. Option D दिया है, it carries neurological signal to the body muscles. ठीक है, देखो इन्होंने ऑप्शन ए जो है ना वो थोड़ा सा उनका गलत है. It carries gastrointestinal, it carries blood from GIT tract to the body cell. ऐसा ऑप्शन देना चाहिए तो ये करेक्ट हो जाता है. ठीक है, सो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेल, फंक्शन ऑफ ब्लड. ठीक है, ब्लड का फंक्शन कौन सा नहीं है, तो इट कैरीज न्यूरोलॉजिकल सिग्नल. न्यूरोलॉजिकल सिग्नल कैरी करना किसका फंक्शन है, इट इज द फंक्शन ऑफ नर्व सेल और न्यूरॉन और नर्व्स. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ये ब्लड का काम नहीं है. ठीक है, सिग्नल कैरी करना, ठीक है, सिग्नल कैरी करना किसका काम है, बस न्यूरोलॉजिकल सिस्टम का, नर्वस सिस्टम का. तो यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल सिग्नल्स टू बॉडी मसल कौन कैरी करेगा, नर्व्स कैरी करेंगे. ठीक है, नर्व्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स. ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन इन दिस क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विल सी. क्वेश्चन नंबर आपका आता है 86. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर पाउडर एज अ डोसेज फॉर्म. पाउडर एज डोसेज फॉर्म के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन ए में दिया है, दे आर द स्टेबल व्हेन कंपेयर टू अदर डोसेज फॉर्म. मतलब इनका कहना है कि पाउडर डोसेज फॉर्म आर द स्टेबल एज कंपेयर टू अदर डोसेज फॉर्म. दूसरे ऑप्शन में दिया है, ड्रग हैविंग बिटर टेस्ट कैन नॉट बी डिस्पेंस्ड इन द पाउडर फॉर्म. तीसरा ऑप्शन दिया है, चांसेस ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी आर हाई इन दिस डोसेज फॉर्म. और चौथा ऑप्शन दिया है, दे शो रैपिड थेरेपेटिक इफेक्ट. ठीक है, तो एक ऑप्शन समझ लेते हैं. पहले क्वेश्चन समझो. क्वेश्चन में क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट ट्रू अबाउट द पाउडर्स. पाउडर के रिगार्डिंग क्या सही नहीं है, मतलब क्या गलत है. दे आर द स्टेबल व्हेन कंपेयर टू अदर डोसेज फॉर्म. बाकी डोसेज फॉर्म से, फॉर एग्जांपल लिक्विड से अगर कंपेयर करेंगे तो पाउडर आर स्टेबल. ठीक है, लिक्विड ओरल से. ड्रग्स हैविंग बिटर टेस्ट कैन नॉट बी डिस्पेंस्ड इन द फॉर्म ऑफ पाउडर, ये तो करेक्ट है. चांसेस ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी आर हाई इन दिस डोसेज फॉर्म. ठीक है, इनकम्पेटिबिलिटी हो सकता है इसमें. ठीक है, ऑप्शन डी दिया है, दे शो रैपिड थेरेपेटिक इफेक्ट. ये पाउडर है, इट विल शो रैपिड थेरेपेटिक इफेक्ट एज कंपेयर टू टैबलेट. ये भी बड़े सही है. बट दे आर स्टेबल व्हेन कंपेयर टू अदर डोसेज फॉर्म. ये थोड़ा सा गलत है, बिकॉज दे आर नॉट स्टेबल मोर देन, दे आर नॉट स्टेबल देन टैबलेट, कैप्सूल एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा. So which of the following sentence is not true about the powder dosage form? So they are stable when they are compared to other. They are not stable when they are compared to other dosage form. So if you compare this powder and tablet, so tablet is a more stable dosage form. So next question देख लेते हैं. Question number 85. Which of the following is the pressurized dosage form of medicament in which liquid or solid drugs are dissolved or suspended in a gas? देखो पूछा क्या है, प्रेशराइज्ड डोसेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट कौन सा है, जिसमें लिक्विड सॉलिड डिसॉल्व किया जाता है या फिर सस्पेंड किया जाता है इन अ गैस. तो पहला ऑप्शन है कैचेट और सैचेट. कैचेट. दूसरा ऑप्शन है इनीमा. तीसरा ऑप्शन है एरोजोल्स. चौथा ऑप्शन है कैप्सूल. तो देखो कैचेट क्या होता है, कैचेट मतलब क्या है, इट इज अ डोसेज फॉर्म, इट इज ओरल यूनिट डोसेज फॉर्म. ये क्या है, ओरल यूनिट डोसेज फॉर्म होता है जिसमें अपन ड्रग एनक्लोज करते हैं. जैसे कैप्सूल होता है आपका, तो वैसे ही एक डाइजेस्टेबल स्टार्च का कैचेट होता है, बड़ा साइज का.
उसको कैचेट बोलते हैं। सो इन विच ड्रग इज एनक्लोज्ड। सो ये तो ओरल डोसेज फॉर्म होगा, इसमें कोई प्रेशर का संबंध नहीं। इनिमा क्या होता है? इनिमा आर नथिंग बट द प्रिपरेशन which are meant to introduce into the body cavities, जैसे आपके एनल कैविटी में इंसर्ट करना है फॉर द पर्पज ऑफ डिफिकेशन। तो इनिमा लिक्विड डोसेज फॉर्म है, तो इसमें प्रेशर का कोई संबंध नहीं। ऑप्शन डी दिया है कैप्सूल। कैप्सूल में क्या है? यू आर एनक्लोजिंग पाउडर ड्रग इनटू द एम्प्टी जेलेटिन कैप्सूल, इसमें कोई प्रेशर का संबंध नहीं। तो एरोजोल क्या है? ऑप्शन सी। Option C is the answer for this. So aerosol is nothing but the pressurized dosage form of medicament in which liquid or solid drugs are dissolved or suspended in the gases. ठीक है, तो ये aerosol आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। तो क्वेश्चन नंबर 88 क्या दिया है? देखो पूछा है आपको which of the following must be present on the prescription in order to valid, okay, which of the following must be present on the prescription in order for it to be valid। तो प्रेस्क्रिप्शन वैलिड हो इसलिए क्या जरूरी है? देखो ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए नेम ऑफ मेडिसिन, ये तो होना चाहिए, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन बी हाउ टू टेक मेडिसिन, ये भी होता है उसमें प्रेस्क्रिप्शन में। ऑप्शन सी में दिया है क्वांटिटी टू बी डिस्पेंस्ड, तो ये भी होना चाहिए प्रेस्क्रिप्शन में। बट ये सब अगर है, ये सभी चीजें आपके प्रिस्क्रिप्शन में है, कौन सा? ये तीनों ऑप्शन, नेम ऑफ मेडिसिन, हाउ टू टेक मेडिसिन, क्वांटिटी ऑफ डिस्पेंस्ड, ये सब है, और आप लेके गए प्रिस्क्रिप्शन मेडिकल वालों के पास, तो वो देगा नहीं आपको। क्यों नहीं देगा? क्योंकि उसके ऊपर डॉक्टर का क्या चाहिए? सिग्नेचर चाहिए। सो टू वैलिडेट द प्रेस्क्रिप्शन शुड बी वैलिड व्हेन ओनली देयर इज अ सिग्नेचर ऑफ डॉक्टर। प्रेस्क्रिप्शन जो है उसके ऊपर सिग्नेचर नहीं है डॉक्टर का, तो वो प्रेस्क्रिप्शन क्या है? वैलिड नहीं है। ओके, so there should be valid prescription, right? Option D is the correct answer. Next question देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। osteoporosis is more common in which of the following? तो osteoporosis क्या होता है? osteoporosis is a disorder of bones में क्या होता है? there is a decalcification of bones and there is a weakening of bone, easily ये bone break हो जाएंगे आपके। यहाँ पे bone density जो होता है ना वो कम होता है osteoporosis में, ठीक है। now osteoporosis is the more common in which of the following? तो osteoporosis कॉमन किस में है? देखो क्वेश्चन पूछा है, ऑप्शन ए दिया है चिल्ड्रन, ऑप्शन बी दिया है ओल्ड मैन, ऑप्शन सी दिया है न्यूबॉर्न चाइल्ड, ऑप्शन डी दिया है ओल्ड वुमन। तो osteoporosis मोस्टली इट इज कॉमन इन द ओल्ड वुमन, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। osteoporosis जो है ना वो मोस्टली कॉमन होता है ओल्ड वुमन में, याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में इमेज दिया है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? इमेज। देखो पूछा है आइडेंटिफाई द क्रूड ड्रग इन द गिवन पिक्चर, ठीक है। पिक्चर देखो इसका, इसमें क्या दिख रहा है आपको वो देखना है प्रॉपर्ली। ऑप्शन ए दिया है एलो, ऑप्शन बी दिया है सिनामन, ऑप्शन सी दिया है एट्रोपा बेलेना, ऑप्शन डी दिया है राउलपिया, ठीक है। देखो एलो मतलब क्या है? इट इज नथिंग बट द लीव्स, इट इज नथिंग बट द लीव्स ऑफ एलो बार्बेडेंसिस। तो ये लीव तो नहीं है, ये पत्ता तो नहीं है। सिनामन मतलब क्या? सिनामन इज नथिंग बट द बार्क, इट इज अ बार्क फ्रॉम सिनामन xylonicum फैमिली ओके, फैमिली लाउरेसी, ठीक है। सो सिनामन, ये सिनामन का बार्क नहीं है, बार्क मतलब साल होता है। एट्रोपा बेल्डोना क्या होता है? लीव्स होता है एट्रोपा का, तो ये लीव्स नहीं है, ठीक है। राउलफिया क्या होता है? इट इज नथिंग बट द रूट्स एंड राइजोम ऑफ राउलफिया सर्पेंटिना फैमिली अकैंथेसी। तो देखो राउलफिया का रूट होता है, तो इट इज अ राउलफिया। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस 90 क्वेश्चन इज नथिंग बट द डी, राउलफिया। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 91 क्या दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इंक्रीजेस द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मोटिलिटी? तो कौन सा ड्रग जो है वो जीआईटी का मोटिलिटी बढ़ा देगा, मतलब आपको डायरिया कर देगा। तो ऑप्शन में देखो नियोस्टिकमाइन दिया है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में दिया है फेंटानिल, ऑप्शन सी में दिया है ग्लाइकोपाइरोलेट, ऑप्शन डी में दिया है एट्रोपिन। तो एक एक क्वेश्चन और एक एक ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। तो पहला देखो एट्रोपिन क्या है? एट्रोपिन इज एंटी कोलिनर्जिक। अगर कोलिनर्जिक ड्रग क्या करेगा? इट विल इंक्रीज द गैस्ट्रिक मोटिलिटी, जीआईटी का मोटिलिटी कोलिनर्जिक ड्रग इंक्रीज करेगा, क्योंकि एसिटिल कोलिन क्या करता है? मोटिलिटी इंक्रीज करता है, right? तो ये तो नहीं है। ग्लाइकोपाइरोलेट क्या है? इट इज अगेन ए एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, सो इट इज यूज्ड एज अ एडजुवेंट ड्रग इन एनेस्थेसिया। फेंटानिल क्या है? फेंटानिल इज अ ओपाइडल एनाल्जेसिक, ये भी एनेस्थेटिक
एज यूज करते हैं इन एनेस्थीसिया एज एडजुवेंट इन एनेस्थीसिया. ऑप्शन ए दिया है न्यूस्टिकमिन. न्यूस्टिकमिन क्या है? इट इज अ कोलिनर्जिक ड्रग. इट इज अ कोलिनर्जिक. सो गैस्ट्रिक मोटिलिटी विल बी इंक्रीज्ड बाय acetylcholine or cholinergic drug or those drug which release the acetylcholine. So option A is the correct answer यहाँ पे. ठीक है. चलो क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 देखो पूछा है. ओके, which percentage concentration convention is used for when a solid chemically dissolve in the liquid. तो अगर कोई सॉलिड ड्रग है जो लिक्विड में डिसॉल्व किया है तो विच परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन कन्वेंशन मतलब उसको कौन सा टर्म एप्लीकेबल है. ओके, सो देखो ऑप्शन ए दिया है वेट बाय वेट, ऑप्शन बी दिया है वेट बाय वॉल्यूम, ऑप्शन सी दिया है नन ऑफ द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन डी दिया है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. देखो सॉलिड है ना, सॉलिड किसमें है? सॉलिड लिक्विड में है. यहाँ पे देखो सॉलिड है लिक्विड में. ठीक है, सॉलिड क्या होता है? इसका वेट होता है. लिक्विड का क्या होता है? वॉल्यूम होता है. तो वेट बाय वॉल्यूम ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है? देखो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. मतलब ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 93. क्वेश्चन नंबर 93 देखो क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफिशियल फार्माकोपिया. ऑफिशियल फार्माकोपिया कौन सा नहीं है? नॉट. देखो नॉट, नॉट साला बहुत ही गड़बड़ कर देता है कि नॉट अगर है इसमें तो बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन रॉन्ग होता है क्योंकि नॉट पढ़ते ही नहीं. वो सिर्फ पढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल फार्माकोपिया और फटक से आंसर कर देते, गलत हो जाता है. ये नॉट पढ़ लो. ये नॉट, ऑल, इवन, absent, नॉट ट्रू, ये ससुरी, ये जो वर्ड्स होते हैं ना ये पूरा आंसर चेंज कर देंगे. ठीक है, चलो देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफिशियल फार्माकोपिया. ऑप्शन ए दिया है द यूनाइटेड स्टेट डिस्पेंसरी, ऑप्शन बी दिया है रेमिंगटन फार्मास्यूटिकल साइंसेस, ऑप्शन सी दिया है ब्रिटिश फार्माकोपियल फार्मास्यूटिकल कोडेक्स, ऑप्शन डी दिया है द मर्क इंडेक्स. देखो ऑफिशियल फार्माकोपिया कौन सा नहीं है? यूनाइटेड स्टेट डिस्पेंसरी जो है ऑफिशियल होता है. बीपीसी ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स ये भी ऑफिशियल होता है. मर्क इंडेक्स भी क्या है? ऑफिशियल है, जिसमें ड्रग उसके प्रॉपर्टीज उसका एसे वगैरह सब दिया है. बट रेमिंगटन क्या है? रेमिंगटन फार्मास्यूटिकल साइंसेस. इट इज नॉट अ फार्माकोपिया, इट इज अ बुक. ये क्या है? ये बुक होता है रेमिंगटन फार्मास्यूटिकल साइंसेस. ऑप्शन बी इज द करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 94, which drug should not not given in the pregnancy. Which drug should not to be given in the pregnancy. Which drug should not be given in the pregnancy. ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन ए इज नथिंग बट द एस इनहिबिटर. एस इनहिबिटर मतलब क्या है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर. ऑप्शन बी दिया है मिथाइल डोपा. ये क्या है? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, सेंट्रल एंटी हाइपरटेंसिव. लेबेटालोल दिया है. लेबेटालोल क्या है? इट इज अ इसको बोलते हैं अपन, इट इज अ बीटा ब्लॉकर, नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर. ठीक है. देन हाइड्रोलाइजिन ये क्या है? इट इज अ वासोडाइलेटर. तो दिस ऑल दिस ड्रग्स दे आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन. ये सब हाइपरटेंशन में यूज करते हैं. ठीक है. क्वेश्चन क्या दिया है? विच ड्रग इज नॉट गिवन इन द प्रेगनेंसी. देखो मिथाइल डोपा प्रेगनेंसी में दे सकते हैं. लेबेटालोल इट इज अ बीटा ब्लॉकर प्रेगनेंसी में दे सकते हैं. हाइड्रोलाइजिन वासोडाइलेटर ये भी दे सकते हैं. बट एस इनहिबिटर्स दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द प्रेगनेंसी. एस इनहिबिटर्स कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, बोसिनोप्रिल, इनेप्रिल, पेरेंड्रोपिल, जो प्रिल वाले ड्रग होते हैं एस इनहिबिटर्स, दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द प्रेगनेंसी. ओके, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो पूछा है which of the following is not a solvent in a oral formulation of liquid. ओरल लिक्विड फॉर्मुलेशन जो है उसमें कौन सा सॉल्वेंट नहीं है? नॉट. देखो नॉट, नॉट के ऊपर फोकस करो. ऑप्शन ए में दिया है ग्लिसरीन, ऑप्शन बी में दिया है इथेनॉल, ऑप्शन सी में दिया है प्रोपिलीन ग्लाइकोल, ऑप्शन डी में दिया है इथिलीन ग्लाइकोल. देखो ग्लिसरीन तो यूज करते हैं एज अ को सॉल्वेंट, इथेनॉल भी यूज करते हैं, प्रोपिलीन ग्लाइकोल भी यूज करते हैं. इथिलीन ग्लाइकोल इज नॉट यूज्ड. ऑप्शन डी इज द करेक्ट. इथिलीन ग्लाइकोल क्या है? ओरल फॉर्मुलेशन में यूज नहीं करते. ठीक है. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 96 देखो पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आयरन रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज यूज्ड इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन. तो नीचे एक आयरन या मतलब फेरस के आइसोटोप दिए, आयरन के आइसोटोप दिए, तो उसमें क्या कौन सा यूज करते हैं मेडिसिन में? सो आयरन 10 दिया है ऑप्शन ए, आयरन 59 दिया है ऑप्शन बी, आयरन 66 ऑप्शन सी, आयरन 100 ऑप्शन डी. तो यहाँ पे
ऑप्शन बी जो है ना आयरन 56 और आयरन 59. सो दिस आइसोटोप इज यूज्ड, ओके, ये आइसोटोप यूज किया जाता है टू स्टडी द आयरन मेटाबॉलिज्म, ओके, टू स्टडी द आरबीसी. तो ये यूज किया जाता है मेडिसिन में आयरन 59. 97 क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज इनहिबिटेड बाय एस्पिरिन. तो एस्पिरिन कौन सा एंजाइम इनहिबिट करता है, ठीक है. तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए दिया है फॉस्फोलाइपेज, ऑप्शन बी दिया है लिपोक्सिनेज, ऑप्शन सी दिया है लिपोप्रोटीन लाइपेज, ऑप्शन डी दिया है साइक्लोऑक्सीजिनेज. तो जो जीपैट वाले जो है ना उनको तो ये फटक से आ जाएगा, लेकिन जो डिप्लोमा वाले होते हैं ना तो उनको ये मालूम नहीं, तो इसलिए स्लोली दे रहा हूँ, ठीक है. तो देखो फॉस्फोलाइपेज ए, ओके, ऑप्शन ए दिया है फॉस्फोलाइपेज. इसका काम क्या है, फॉस्फो मतलब क्या, फॉस्फो मतलब फॉस्फोलिपिड्स, लाइपेज मतलब क्या, ब्रेक डाउन करने वाला, लिपिड को ब्रेक डाउन करना. सो फॉस्फोलाइपेज एंजाइम. तो ये कहाँ पे आता है, इसके टाइप्स होते हैं फॉस्फोलाइपेज ए बी सी डी. तो उसका काम क्या है, ड्यूरिंग इंजुरी फॉस्फोलाइपेज ए टू इज रिलीज, ठीक है. तो ये तो इंजुरी जब होता है तो फॉस्फोलाइपेज ए टू रिलीज होता है, और बाद में क्या होता है, फॉस्फोलाइपेज ए टू विल ब्रेक डाउन द फॉस्फोलिपिड्स ऑफ योर membrane, cellular membrane, and convert that phospholipid into arachidonic acid. बाद में arachidonic acid is converted into prostaglandins, leukotrienes, etc. So it is converted into prostaglandins by cyclooxygenase pathway. Prostaglandins, then your thromboxane A2, etc. Then arachidonic acid is also converted into okay. It is also converted into leukotrienes by lipoxygenase pathway. फॉस्फोलिपिड पहले आता है, ये ब्रेकडाउन करता है लिपिड्स को, आपको मिलेगा एराजिनिक एसिड. एराजिनिक एसिड कन्वर्ट किया जाता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स में बाय साइक्लोऑक्सीजिनेज, और एराजिनिक एसिड आल्सो कन्वर्ट इनटू ल्यूकोट्राइन्स बाय लिपोक्सिनेज, ठीक है. तो फॉस्फोलाइपेज A2 जो एंजाइम होता है ना वो इनहिबिट किया जाता है स्टेरॉइड्स, जो स्टेरॉइडल ड्रग होते हैं ना, बेक्लोमिथाजोन, डेक्सामेथाजोन, बीटामिथाजोन, ट्राइमसिनोलोन, प्रेडनिसोलोन. तो दे ड्रग इनहिबिट द फॉस्फोलाइपेज A2 एक्टिविटी. नाउ एस्पिरिन क्या है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक ड्रग होता है एस्पिरिन. तो ये इसको इनहिबिट करता है साइक्लोऑक्सीजिनेज. सो एस्पिरिन इनहिबिट द साइक्लोऑक्सीजिनेज एंड प्रिवेंट द सिंथेसिस. तो ये एस्पिरिन इसको इनहिबिट करता है एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स का प्रोडक्शन नहीं होने देता, ठीक है. प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करते हैं, सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेन इन्फ्लेमेशन. वो प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से होता है. प्रोस्टाग्लैंडिन्स आपके ब्लड कैपिलरीज जो है ना उसका परमेबिलिटी बढ़ाते थे, ताकि आपके ब्लड का कंपोनेंट्स आपके इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाए. तो आपको क्या होता है, सूजन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, एडिमा होता है, ठीक है. एस्पिरिन इनहिबिट द साइक्लोऑक्सीजिनेज. स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग इनहिबिट द फॉस्फोलाइपेज A2. अभी लिपोक्सिनेज इनहिबिट करने वाले ड्रग कौन से, फॉर एग्जांपल जिलूटोन. सो जिलूटोन इज द ड्रग, जेड लिखता हो यहाँ पे, Zircon is the drug which inhibit the lipoxygenase. लिपोक्सिनेज इनहिबिटर कहाँ पे यूज किए जाते हैं, तो देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दो पाथवे मैं ए लिखता हूँ यहाँ पे. एराजिनिक एसिड, एराजिनिक एसिड जो होता है ना वो बनता है आपका जब आपको को इंजुरी होता है, सेल को इंजुरी होता है तो यहाँ से फॉस्फोलिपिड रिलीज होता है. यहाँ पे एंजाइम होता है फॉस्फोलाइपेज ए. फॉस्फोलाइपेज ए एंजाइम ब्रेक डाउन करता है लिपोसिलिपिड को, कन्वर्ट करता है एराजिनिक एसिड में. एराजिनिक एसिड ए क्या होता है, ये 20 कार्बन एटम फैटी एसिड होता है. इट इज नथिंग बट द सेमी इसेंशियल फैटी एसिड, ठीक है, सेमी इसेंशियल फैटी एसिड होता है. तो ये कन्वर्ट होने के बाद में एराजिनिक एसिड का कन्वर्जन होता है दो पार्ट में. सो एराजिनिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू टू थिंग्स. यहाँ पे होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, यहाँ पे मैं पीजी लिखता हूँ उसको, प्रोस्टाग्लैंडिन्स. यहाँ पे होता है ल्यूकोट्राइन्स, यहाँ पे होता है ल्यूकोट्राइन्स, ELT लिखता हूँ यहाँ पे, ELT. So arachidonic acid is converted to prostaglandin by cyclooxygenase pathway, यहाँ पे C लिखता हूँ मैं, CY. And arachidonic acid is converted to leukotrienes by lipoxygenase pathway, यहाँ पे LAL लगता हूँ. तो ये जो पाथवे है ना यहाँ पे राइट साइड का, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेन, इन्फ्लेमेशन एंड एडिमा, ठीक है. बिकॉज यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन बनेंगे, थ्रोम्बोक्सिन A2 बनेगा, अगर प्रोस्टासाइक्लिन बनेंगे, और ये जो पाथवे था ना लिपोक्सिनेज पाथवे, तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन. ये ल्यूकोट्राइन्स क्या करेंगे, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन करेंगे. And lipoxygenase inhibitors, then leukotriene antagonists, they are the drug used in the asthma. ये अस्थमा में यूज करते हैं, अस्थमा में. और ये जो ड्रग है ना इधर के, ये ड्रग इनहिबिट, ये किसमें यूज करते हैं, पेन एंड इन्फ्लेमेशन, मतलब एनाल्जेसिक. तो एस्पिरिन इनहिबिट करता है साइक्लोऑक्सीजिनेज को, प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ओके. तो कुछ ऐसा पिक्चर होता है, ठीक है. लिपोक्सिनेज को इनहिबिट करने वाला
ड्रग है जिलोटॉन, ठीक है। बाद में चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो बहुत ही एडवांस हो गया डिप्लोमा के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो पीसीआई का कौन सा फंक्शन नहीं है? ओके, ऑप्शन ए दिया है टू इंश्योर द यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स थ्रू आउट द कंट्री। टू इंश्योर द यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स थ्रू आउट द कंट्री, ठीक है। ऑप्शन बी दिया है टू एनकरेज द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ऑप्शन बी दिया है टू एनकरेज द रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फार्मेसी बाय गिविंग सॉफ्ट लोन्स। देखो सॉफ्ट लोन्स टू द इंस्टीट्यूशंस एंड इंडिविजुअल। ऑप्शन सी में दिया है टू प्रिस्क्राइब द मिनिमम स्टैंडर्ड of education required for qualifying as a pharmacist. Option D दिया है to approve the qualifications granted outside the territories of which pharmacy act extend, that is a approval of foreign qualification, ठीक है। ऑप्शन डी। देखो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का काम कौन सा नहीं है? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का काम कौन सा नहीं है? ये तो काम है टू इंश्योर द यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स थ्रू आउट द कंट्री, ये तो काम है उसका। तो ये ऑप्शन तो है, ठीक है। ऑप्शन टू इंश्योर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फार्मेसी बाय प्रोवाइडिंग द सॉफ्ट लोन। लोन प्रोवाइड करना क्या फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का काम होता है क्या? लोन प्रोवाइड कौन करेगा? आपका बैंक करेगा ना, तो ये नहीं है काम, ठीक है। चलो ऑप्शन सी में देखो टू प्रिस्क्राइब द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड फॉर क्वालिफाइंग द फार्मासिस्ट, ये तो काम होता है। टू रिकॉग्नाइज द फॉरेन क्वालिफिकेशन, ये भी काम होता है। तो काम कौन सा नहीं है? ये वाला काम पीसीआई का नहीं है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे। ये चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स डीलिंग फॉर्मूला यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डोज ऑफ चाइल्ड फ्रॉम 12 टू 20 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। डीलिंग फॉर्मूला कौन सा है? यहाँ से नीचे ऐसे देखो, पहला ऑप्शन दिया है एज इन ईयर्स डिवाइडेड बाय एज प्लस 12 इंटू अडल्ट। तो ये क्या है? ये डीलिंग्स फॉर्मूला नहीं है, ये है यंग्स फॉर्मूला। क्या है? यंग्स फॉर्मूला, यंग्स फॉर्मूला। देन नेक्स्ट फॉर्मूला एज इन द मंथ डिवाइडेड बाय 100 इंटू अडल्ट डोज, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला दे एज इन द मंथ डिवाइड बाय 150 अडल्ट डोज, ठीक है। लास्ट ऑप्शन दिया एज इन ईयर्स डिवाइड बाय 20 इंटू अडल्ट डोज। तो ये जो है ना लास्ट ऑप्शन डी, तो ये है डीलिंग्स फॉर्मूला। ये क्या है? डीलिंग्स फॉर्मूला। ये फॉर्मूला तो गलत है, ये तो थोड़ा सा ही है। ओके, नाउ ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ओवर देयर। नाउ ऑप्शन ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन ऑफ रेडियो आइसोटोप इन ए मेडिसिन। रेडियो आइसोटोप जो होते हैं उनका मेडिसिन में कौन सा एप्लीकेशन नहीं है? देखो नॉट लिखा है ना, नॉट के ऊपर ज्यादा फोकस करो। ऑप्शन ए क्या है? रेडियो आइसोटोप्स आर यूज्ड इन द डायग्नोसिस एज अ ट्रेसर, तो ये करेक्ट है। यूज्ड इन द बायोलॉजिकल एंड मेडिसिनल रिसर्च, करेक्ट है। रेडियो आइसोटोप्स इन द थेरेपी टू डिस्ट्रॉय द इन्फेक्टेड सेल, कैंसर में भी रेडियोथेरेपी होता है, करेक्ट है। ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ द गिवन ऑप्शन, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट, क्योंकि ये तीनों भी क्या है? रेडियो आइसोटोप का यूज होता है। ऑप्शन डी क्या है? नन ऑफ द अबव, ये करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलो आई होप आपको ये पसंद आ चुका है वीडियोस, और भी अगर जिला परिषद जो झड़पी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैं ऐसे ही और भी कुछ वीडियोस लेते आऊँगा। एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। Hello students, order the magic bullet for GPAT Niper Drug Inspector. Read twice and qualify 100% with good rank.